मैं त्रिपाठी सर आज आप लोगों को त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में बताऊंगा, जो कि क्लास 9वीं का है। परंतु अगर आप चाहें तो पूरे जीवन में कभी भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे और जो तर्क संगत कुछ चीज़ें का अभ्यास करेंगे, वहाँ पे इसकी बहुत ही आवश्यकता पड़ता है। यदि मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमेशा नया अपडेट वीडियो आपको मिलता रहेगा और आप अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाने का आनंद लेते रहेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूं वहां पर जहां पर हम त्रिभुजों की सर्वांग समता की बात करेंगे और त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या है, कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या है, ये सब आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए जो मुख्य रूप से चीजें हैं, हम त्रिभुजों की सर्वांग समता से संबंधित बात करने से पहले मैं ये बता दूं कि आपका जो त्रिभुज बनेगा वह कुछ ऐसा बनाइए आप कि आपके सोच को, समझ को बिल्कुल डिफरेंस कर दे, वहां पे सोचना ना पड़े कि हम किस भुजा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखिए दो त्रिभुज बनाते हैं, दोनों त्रिभुज की सर्वांग समता की हम बात करेंगे तो इस तरह से दो त्रिभुज बना हुआ है। आपको दिखता होगा छोटा बड़ा, क्योंकि फ्री हैंड स्केचिंग है, उस पर मत जाइए। आप ये सोचिए कि हम दो त्रिभुज सेम टू सेम बनाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये त्रिभुज पहला को हम लोग ABC नाम दे देते हैं और दूसरा त्रिभुज हो गया PQR। यहाँ पर दोनों त्रिभुज में सबसे पहले हम तो ये देखना सीखेंगे कि किसी त्रिभुज को हम कितने तरीके से देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हम इस त्रिभुजों को तीन तरीके से देखेंगे। देखिए पहला होगा शीर्ष के तरीके से, यानी कि दोनों में शीर्ष की तुलना करते हुए देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, हम एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, संगत। संगत शीर्ष, संगत कोण, संगत भुजाएं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग संगत सारी चीजों को लेंगे, जिससे हम सर्वांग समता की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए शीर्ष से हम लोग शीर्षों की तुलना, शीर्षों को देखना पहले देखेंगे कि हम सारे शीर्षों को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, और किसके संगत कौन से शीर्ष होंगे ये देखना है। तो सबसे पहले देखिए इसी को यहाँ पे कंप्लीट करके खत्म करते हैं। जैसे शीर्ष A है, शीर्ष A का जो संगत होगा वह कौन सा होगा, देखिए आप अपने से देख सकते हैं। ये शीर्ष A का संगत शीर्ष P दिख रहा है आप लोगों को, सेम टू सेम प्लेस में दिख रहे हैं दोनों। तो A का जो संगत होगा वह शीर्ष P होगा। इसी तरह से B का, अब B का संगत शीर्ष देखिए, ये इसके संगत माने एक दूसरे में इन्वॉल्व को बताते हैं कि एक दूसरे के जैसे हैं। B एक जैसे A P के जैसा है और P A के जैसा है, यानी कि इसके लिए संगत। इसको हम लोग संगत का पढ़ते समय संगत नाम लेकर के पढ़ सकते हैं कि A संगत P। इसी तरह से B का संगत क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, और C का संगत जो होगा वह क्या होगा, हमारा R हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने तीन शीर्ष को देखना सीख लिया। देखिए किसी भी चीज की सफलता क्या है, उसको कितने हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं उस पर निर्भर करता है। ठीक है, दूसरी बात है यहाँ पर आता है, अब आ जाता है हम लोग कोण पर। जैसे कि हम लोग यहाँ पर ये कोण A को हम एक लाइन से दर्शाए तो उसके संगत कोण P को हम एक लाइन से दर्शाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग कोण पर जब बात करते हैं हम कितने यहाँ पे कोण खोज पाते हैं उसको देखिए। कोण A का जो संगत कोण है हमारे पास क्या है, कोण P है। यहाँ पर ध्यान में रखिए, आपको कोण के साइन के साथ अभी हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोण A का जो संगत कोण है कोण P है, तो ये हमको देखने आना चाहिए। जैसे कि हम कोण A के संगत कोण Q को नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि इसकी भुजाओं में देखिए अंतर है, उसकी बनावट में अंतर है। उस तरह से हम लोग देख करके उसके संगत चीजों को देखने की आदत डालते हैं, तब ये सरल हो जाता है। दूसरा देखिए कोण B, कोण B इसमें दो लाइन खींचा हुआ है, देखिए ये कोण B, कोण Q दोनों संगत है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कोण B का जो संगत कोण होगा कोण Q होगा, और इसी तरह से कोण C का जो संगत होगा वह कोण R होगा। तो इसको हम तीन लाइन से दर्शा देते हैं, तो हम लोगों को फट से पता चल जाएगा कि कौन सा कोण किसके जैसा दिख रहा है। ये हो गया कोण पर। अब आते हैं यहाँ पर भुजा पर। तीसरा चीज है भुजा। अब हमको भुजा भी दिखना चाहिए, संगत भुजा कौन कौन से हैं वो सब हमको पता होना चाहिए। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये बता दूं, जब हम कोण पर चलते हैं तो हमने तो ये सिंगल सिंगल कोण होने की वजह से डायरेक्ट हमने कोण ABC ऐसा लिख दिया, परंतु आप चाहें तो इसको कोण का क्रमांक भी डाल करके लिख सकते हैं। जैसे ये कोण नंबर 1, कोण नंबर 2
और कोण नंबर 3। इस तरह से भी लिख करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप कभी भी दर्शाते हैं, तो ये भी एक सरल विधि में आता है। दूसरी बात, आप जो कोण, यहाँ पर मैं कोण दर्शाने की बात को रिपीट कर देता हूँ क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, फिर भी यहाँ पर देखिए कोण ए को हम क्या लिखेंगे, कोण ए को हम अभी क्या लिखे, कोण 1 लिखे हैं, है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, बी ए सी भी लिख सकते हैं, कोण बी ए सी भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, देखिए कोण सी ए बी भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम एक कोण को कई प्रकार से लिखते हैं, तो ये देखने की एक तरीका होता है कि हम कहाँ कहाँ पे कोणों को देख सकते हैं, खोज सकते हैं, ये जानना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और है जो अक्सर आप लोगों को देखा जाता है कि एक्स वाई जेड भी कोण लिखा रहता है, उस कोणों को मान निकालने के लिए रहता है। तो इस तरह से आप इसको कोण एक्स भी लिख सकते हैं। तो आप कोण को चाहे किसी प्रकार से लिखा रहे, उसके संगत चीजों को खोजना यहाँ पे मुख्य उद्देश्य है। देखिए, तब आ जाते हैं भुजा पर। देखिए, आप इस भुजा को देखिए, ये भी भुजा सबसे छोटी भुजा है ये, और इसकी ये भुजा सबसे छोटी है। देखिए, त्रिभुज को अगर घुमा करके भी रखा गया हो तो भी आपको वैसा ही करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताता हूँ। अगर मैं ऐसा त्रिभुज बनाया होता इस तरह से, और इसका नाम अगर हम लोग वही पी क्यू आर देते यहाँ पर ऐसा, तो यहाँ पर देखिए इसकी इस साइड में है तो इसकी इस साइड में है, तब संगत बोलेंगे, ऐसा नहीं है। हमको ये करना है कि दोनों त्रिभुज में एक ही जैसे दिखने वाले साइड्स, जैसे कि ये दोनों एक ही जैसे, सबसे छोटा साइड है इसलिए छोटा, अगर यहाँ पर लेंगे तो हमारा ये वाला आएगा। तो इस तरह से हमको त्रिभुज मुड़ा हुआ, तोड़ा हुआ, घुमा हुआ, पलटा हुआ हो, ये आपके लॉजिक में काम आता है। जिस समय आप तर्क शक्ति का उपयोग करेंगे, ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे, उस समय वहाँ पे उस चीज़ को ध्यान में देना है, इसलिए हमको देखना सीखना है। तो क्या है, ए बी और पी क्यू उसके संगत भुजाएं हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, भुजा ए बी का जो संगत भुजा है वह कौन सा है, पी क्यू है। इसी तरह से इसका सेकंड नंबर का जो दूसरा साइड है ये होगा थोड़ा उससे बड़ा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ए सी का संगत भुजा कौन सा हो गया, पी आर हो गया। और दूसरा जो बचा हुआ है, जो सबसे बड़ा भुजा है, ये इसके संगत भुजा के बराबर ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सी संगत है किसका, क्यू आर का। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने क्या देखा कि 3 शीर्ष, 3 कोण और 3 भुजा। तो 3 शीर्ष तो आगे के क्लासों में आपका देखने के तरीके में काम आएगा, बाकी अभी जो वर्तमान में आएगा काम, आप देखिए यहाँ पे कोण जो 3 ठो है, 1 2 और 3, और भुजा जो है 1 2 और 3, 3 भुजा और 3 शीर्ष हमको ले करके यहाँ पे अब हम सर्वांग समता की ओर आगे बढ़ेंगे, यानी कि इन चीज़ों की तुलना करेंगे। तो सबसे पहले सर्वांग समता के नियमों पर आ जाते हैं। कुछ नियम है उसको, जिसको कि हम अभिग्रहित बोल देते हैं, यानी कि उनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, हम उसको डायरेक्ट मान लेते हैं कि ऐसा कहा गया है तो इसलिए ये ऐसा होगा, ठीक है। और उसके साथ में 2 और उपनियम होंगे। 3 हमारे अभिग्रहित हैं जो स्वयं सिद्ध माने जाते हैं, जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, परंतु आप किसी भी एक, उन 3 में से किसी भी एक को सिद्ध कर सकते हैं दूसरे 2 ठो का उपयोग करके। ऐसा भी कई किताबों में आप लोगों को मिल जाएगा वर्णन, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। अभिग्रहित हैं, वो स्वयं सिद्ध हैं, परंतु उसमें 2 उपनियम जो हैं उसको हम सिद्ध करेंगे, तो आगे उसको देखते जाएंगे तो होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल क्या हो गया कि 2 त्रिभुज हमको चुनना है। सबसे पहले देखिए, जब भी सर्वांग समता की बात करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज का चुनाव करेंगे, ठीक है। त्रिभुज का, दोनों 2 त्रिभुज का चुनाव करेंगे, और उन दोनों त्रिभुजों की इन सारे चीजों को देखेंगे हम लोग, किसको, कोण और भुजा को। उसमें से कौन कौन से रूल का फॉलो करना है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आप लोग देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या संभव है, या हमारे सर्वांग समता के लिए यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ नियम है उसको बता देता हूँ। उस नियम के आधार पे हम लोग सर्वांग सम को सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सर्वांग समता के लिए आप खुद सोचिए कि अगर इसके सारे भुजा बराबर हों तो एक दूसरे को ढक देंगे सेम टू सेम प्लेस में। अगर सारी भुजाएं बराबर हों उसी जगह पे, इसका मतलब क्या हुआ, हम इस पर क्या ले सकते हैं, भुजा, भुजा और भुजा ले सकते हैं, जिसको कि हम लोग एस एस एस, साइड 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 सर्वांग समता कहते हैं। भुजा भुजा भुजा, भू मने भुजा है सीधा, इसको आप पूरा पढ़ेंगे। हमको दोनों त्रिभुज के संगत भुजाएं बराबर मिल जाएं, तब हम उसको सर्वांग समता की श्रेणी में ले लेते हैं। ये स्वयं सिद्ध है। आप अगर इसका सेम टू सेम काट करके, नाप करके, स्केल से या कोई मॉडल बना करके आप चेक कर सकते हैं, आपको ऐसे का ऐसे ही मिल जाएगा।
इसलिए ये स्वयं सिद्ध में आते हैं, अभिग्रहित में इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट दूसरा आता है, देखिए अब एक ठो को चेंज कर दीजिए यहाँ पे। देखिए याद रखने के भी तरीके होते हैं हमारे, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं। देखिए यहाँ पर साइड, एंगल, साइड, पहले 3 भुजा का उपयोग हुआ, अब 2 भुजा का उपयोग होगा। लेकिन इस 2 भुजा में यह ध्यान रखना है, देखिए 2 भुजा के बीच का कोण होना चाहिए। उदाहरण के लिए हम इस में चले जाते हैं। देखिए ये सिंगल लाइन वाला भुजा है और ये डबल लाइन वाला भुजा है, ये दोनों बराबर हैं यहाँ पर, तो उसके बीच का कोण P और A होना चाहिए संगत कोण। इन्हीं को ले पाएंगे हम, इस कोण या इस कोण इस साइड ऐसे संगत कोणों को नहीं ले सकते। ये सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि 2 भुजा होना चाहिए और उसके बीच का कोण होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन क्या होगा, देखो अब इसको बदल देते हैं, एक भुजा आ जाएगा और दोनों साइड एंगल आ जाएगा। इसका मतलब ये दर्शाता है कि 2 ठो कोण और उसके बीच का होना चाहिए। ये ध्यान में रखिएगा यहाँ पर कि 2 ठो कोण और उसके बीच का, अर्थात जैसे यहाँ पर देख लेते हैं कोण नंबर 1 को, देखिए A का संगत P है और B का संगत Q है, तो उस कंडीशन में हम PQ और AB संगत भुजा को ही लेंगे, न कि इस साइड के भुजाओं को लेंगे, वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि ASA यानी कि कोण भुजा कोण, इस नियम को जानने के लिए ये स्वयं सिद्ध में आते हैं, अभिग्रहित में आते हैं, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। परंतु इसके बाद जो 2 नियम आएंगे वो उसके उपनियम में आते हैं। चौथा नियम देखिए, यहाँ पर दोनों कोण तो होंगे परंतु पास पास के 2 कोण होंगे और एक भुजा, यानी कि कोई भी 2 कोण और साथ में एक भुजा हो तो भी वह सर्वांग सम होते हैं। ऐसा क्यों होता है, जैसे कि 2 कोण बराबर हो चुके हैं संगत कोण, तो तीसरा कोण ऑलरेडी 180 अंश के रिफरेंस में हम लोग उसको बराबर कर लेते हैं, और बराबर कर लिए माने फिर उसके बाद 2 कोण के बीच का ही हो जाएगा भुजा जो है, यानी कि ये इस नियम के नियरेस्ट है। परंतु ऐसा कंडीशन में भी हम लोग उसको सर्वांग सम सिद्ध कर लेते हैं। तीसरा नियम के बाद ये जो चौथा आया, उसके बाद 5वां जो आता है ये आता है RHS। RHS माने होता है ये समकोण कर्ण और भुजा, यानी कि समकोण कर्ण भुजा प्रमेय। इसमें यह होगा कि एक समकोण होना चाहिए, यानी कि ये जो 2 त्रिभुज हैं ये समकोण त्रिभुज होना चाहिए। उस कंडीशन में कर्ण और भुजा अगर एक ठो कोई भी एक भुजा बराबर है तब भी दोनों सर्वांग सम होंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किसी भी त्रिभुजों को, माने 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमको ये जो 5 नियम है, इसी के आधार पर हम लोग दोनों को क्या बोल सकते हैं, सर्वांग सम बोल सकते हैं।